तो इसके पार्ट 2 पे बात करते हैं। NCERT क्लास 6 चैप्टर 2 पार्ट 2 rest we will be completing, and this is our first reading. And first reading, we will be reading this book 25 times, so this is first time. And slowly when we progress and uh, when we read this book multiple times, then we will find something new in each reading, right? So start journeying with me and start practicing. Names and dates. Archaeologists have given lengthy names for the time that we are studying. जो आर्कियोलॉजिस्ट हमने पढ़ा था कि जो हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, पुरानी चीज़ों को स्टडी करते हैं, उन्होंने बहुत लेंदी नेम्स दे रखे हैं जिस जो हिस्ट्री को हम पढ़ रहे हैं। दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड द पेलियोलिथिक। जो सबसे पुराना पीरियड था, जो अर्लीस्ट पीरियड था, उसको क्या नाम दिया गया इन्होंने? पेलियोलिथिक। दिस कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, पेलियो मीनिंग ओल्ड एंड लिथोस मीनिंग स्टोन। तो जिसका मीनिंग है ग्रीक से निकला हुआ मीनिंग है। पेलियो मतलब कि पुराना और लिथोस मतलब का कि स्टोन, पत्थर। लिथोस मतलब स्टोन। द नेम पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंड्स ऑफ स्टोन टूल्स। तो ये जो नाम है ये इम्पोर्टेंस किसको देता है? ये स्टोन टूल्स को, जो पत्थरों से बने औजार थे, ये उस टाइम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, उन चीज़ों को ज़्यादा, स्टोन टूल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। द पेलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स अगो टू अबाउट 12,000 ईयर्स अगो। तो जो ये पीरियड था, पत्थरों वाला पीरियड था, लिथोस मीनिंग स्टोन, पेलियोलिथिक मतलब पुराना, पेलियो मतलब ओल्ड, लिथोस मतलब स्टोन। जो ये पीरियड है ये कहाँ से कहाँ तक है? ये 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेके 12,000 साल पहले तक का है। 2 मिलियन ईयर्स मतलब कि 20 लाख। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 2 मिलियन में 20 लाख। 20 लाख साल से लेके 12,000 साल पहले तक ये पीरियड था पेलियोलिथिक। दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू द लोअर, मिडल एंड अपर पेलियोलिथिक। तो ये टाइम भी डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, जो लोअर, मिडल एंड अपर पेलियोलिथिक। दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। तो जो ये पीरियड है, पेलियोलिथिक पीरियड है, ये ह्यूमन हिस्ट्री का 99% कवर करता है, टाइम कवर करता है। ये ह्यूमन हिस्ट्री का 99% टाइम कवर करता है। क्या? जो पेलियोलिथिक पीरियड है, जो कि 20 लाख साल पहले से 12,000 साल तक है। द पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंजेस beginning about 12,000 years ago till about 10,000 years ago is called Mesolithic middle stone। तो जो जब हमने एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस ऑब्ज़र्व किए, ये कौन सा पीरियड था? ये था जो 12,000 पहले से, 12,000 से लेके 10,000 साल तक, यानी आज से 12,000 पहले से लगभग आज से 10,000 साल पहले के बीच में जो पीरियड था, उसे हम कहते हैं मेसोलिथिक मिडल स्टोन पीरियड, जहाँ पे हमने एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस देखे। मेसोलिथिक। द स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टाइनी एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। तो जो स्टोन्स हमें इस पीरियड के मिले, टूल्स मिले, जो औजार मिले, वो आमतौर पे छोटे होते थे और उन्हें हम माइक्रोलिथ्स कहते थे। माइक्रोलिथ्स, लिथोस मतलब स्टोन, माइक्रो मतलब शॉर्ट। सो माइक्रोलिथ्स वर प्रोबेबली स्टक ऑन to handles of bone or wood to make tools such as saws and sickles। सो ये जो माइक्रोलिथ्स से जो छोटे टूल्स थे, ये प्रोबेबली जो बोन है, हड्डी के हैंडल पे लगते थे या वुड के हैंडल में लगते थे, ताकि इससे और औजार बनाए जा सकें, जैसे कि सॉज एंड सिकल्स। अब हम सॉज एंड सिकल्स को सर्च करते हैं, कैसे औजार बनते थे इनसे। सॉज एंड सिकल्स, सॉज एंड सिकल्स, सॉज एंड सिकल्स, सॉ एंड सिकल। ये घास काटने की चीज़ें, औजार वगैरह, जो छोटी छोटी चीज़ें थी। सो ये मतलब छोटे छोटे औजार है ना, सॉज एंड सिकल्स। घास काट सकते थे इनसे, कुछ भी चीज़ें हम काट सकते थे इससे, है ना। तो ये चीज़ें बनाते थे ये, टू मेक टूल्स सच एज सॉज एंड सिकल्स। सो एट द सेम टाइम, और इसी एट द सेम टाइम ओल्डर वेराइटीज़ ऑफ टूल्स कंटिन्यू टू बी इन यूज़। और जो पुरानी वैरायटी थी, जो पुराने पेलियोलिथिक टाइम के टूल्स थे, वो भी यूज़ में आ रहे थे कंटिन्यू में, ठीक है। ओल्डर वेराइटीज़ ऑफ टूल्स भी कंटिन्यू आ रहे थे, लेकिन हमें नए टूल्स मिले थे मेसोलिथिक पीरियड में।
द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स अगो इज़ नोन एज द न्यूलिथिक। तो जो 10,000 पहले के बाद जो पीरियड स्टार्ट होता है, जो 10,000 साल से पहले से जो पीरियड स्टार्ट होता है, उसे हम बोलते हैं न्यूलिथिक। व्हाट डू यू थिंक द टर्म न्यूलिथिक मीन्स? तो न्यूलिथिक का मतलब क्या होता है? वी हैव ऑल्सो मैंशनड द नेम्स ऑफ सम प्लेसेस। हमने कुछ मेंशन किया कुछ प्लेसेस का नाम। यू विल फाइंड द नेम्स ऑफ मैनी मोर प्लेसेस इन लेटर चैप्टर्स। जो आगे के चैप्टर आएंगे उनमें हम कुछ नामों को देखेंगे। वेरी ऑफन वी यूज प्रेजेंट डे नेम्स ऑफ द प्लेसेस वेयर पीपल लिव्ड इन द पास्ट बिकॉज वी डू नॉट नो व्हाट दे कॉल देम। तो ज़्यादातर हम प्रेजेंट डे नेम्स को प्रेजेंट डे नेम्स जो हैं वो प्लेसेस के हम यूज़ करेंगे जहाँ लोग रहते थे, क्योंकि हम नहीं जानते थे कि उस टाइम वो क्या बोलते थे, है ना। तो बेसिकली हमने 3 पीरियड पढ़े यहाँ पे। एक तो पैलियोलिथिक पीरियड जो कि 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल तक था। फिर एक हमने मेसोलिथिक पीरियड पढ़ा जहाँ पे एनवायरमेंटल चेंजेस हुए, जो कि 12,000 से लेकर 10,000 पीरियड तक था। और उसके बाद हमने न्यूलिथिक पीरियड पढ़ा जो पीरियड 10,000 साल से शुरू होता है। सो अ चेंजिंग एनवायरमेंट कब चेंज हुआ? लेट्स सी। एनवायरमेंट कब जो है अराउंड 12,000 years ago, there were major changes in the climate of the world with a shift to relatively warm conditions। तो जो 12,000 साल पहले बहुत एक मेजर चेंज हुआ क्लाइमेट में, वर्ल्ड के क्लाइमेट में, और थोड़ी गर्म कंडीशंस आई, थोड़ी वार्म कंडीशन आई अर्थ में। इन मैनी एरियाज दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स, जिसकी वजह से काफ़ी सारे एरियाज़ में क्या हुई? ग्रासलैंड्स बनी। ग्रासलैंड मतलब घास होगा, है ना, प्लांट्स हो गए, ग्रासलैंड्स, डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स। तो हम देख लेते हैं ग्रासलैंड्स का मतलब। हम यहाँ पे ग्रासलैंड्स मीनिंग एरिया ऑफ ओपन लैंड कवर्ड विद वाइल्ड ग्रास, जंगली घास वाला खुला बड़ा मैदान, है ना। तो ये है ग्रासलैंड जहाँ पे बहुत सारी घास हो। Grassland occur to environment conducive to the growth of this plant cover but not to that of taller plants, particularly trees and shrubs। तो डिफरेंट टाइप्स की घास उगती है ग्रासलैंड्स का मतलब ये होता है। सो घास होगी गर्म कंडीशंस की वजह से। दिस इन टर्न लेड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, एंटीलोप, गोट, शेयर एंड कैटल, दैट इज एनिमल्स दैट सर्वाइव्ड ऑन ग्रास। और इसी की वजह से क्या हुआ कि डियर मतलब हिरन, जो घास खाने वाले जानवर थे, हिरन। एंटीलोप भी एक स्पीशीज़ है, एंटीलोप वो भी हिरन टाइप का स्पीशीज़ है। गोट, बकरी, शीप, भेड़ें, कैटल मतलब गाय भैंस। तो ये एनिमल्स सर्वाइव किए, है ना, सर्वाइव्ड ऑन ग्रास, ये घास होने की वजह से। दोज हु वांटेड दीज एनिमल नाउ फॉलोड देम, लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड देयर ब्रीडिंग सीजन्स। तो जो इन एनिमल्स को हंट करते थे, शिकार करते थे, वो इनको फॉलो करते थे, उनकी फूड हैबिट्स को समझते थे एंड देयर ब्रीडिंग सीजन्स को भी समझते थे। इट इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रियरिंग दीज एनिमल्स देमसेल्व्स। तो इनको फॉलो करने की वजह से क्या हुआ कि लोग सोचने लग गए इनको पालने के लिए, और इनकी हर्डिंग करने के लिए, और इनको पालने के लिए बाय देमसेल्व्स, क्योंकि इनको जो इनको हंट करते थे उनको फॉलो करते थे, इनकी हैबिट्स को, इनकी हर चीज़ को फॉलो करते थे, जिसकी वजह से ये समझे इनको रियर करना, चराना। फिशिंग ऑल्सो बिकेम इम्पॉर्टेंट। तो फिशिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई इस दौरान। द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, this was also a time when several grain-bearing grasses, including wheat, barley and rice, grew naturally in different parts of the subcontinent। So यही वो टाइम था जहाँ पे जो जो प्लांट ग्रेन बियर करते थे, मतलब जिस प्लांट से ग्रेन आती थी, कोई अनाज का दाना आता था, कोई प्लांट जिसपे अनाज का दाना आता था, यही टाइम था। जैसे कि गेहूँ होगी, बार्ले भी, जौ हो गई, चावल हो गए, ग्रीव नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कंटिनेंट, और नेचुरली उगने लग गई। ये सारी चीज़ें नेचुरली उगने लग गई, ग्रेन, ग्रासेस इंक्लूडिंग वीट, बार्ली एंड राइस।
सब कॉन्टिनेंट में, सब कॉन्टिनेंट एक बहुत बड़े कॉन्टिनेंट का छोटा कॉन्टिनेंट, जैसे पूरे कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान है, इंडिया है, नेपाल है, सारे हैं, बट एशिया का सब कॉन्टिनेंट इंडिया है। सो मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्टेड दिस ग्रेन्स एज फूड एंड लर्नड वेयर दे ग्रू एंड व्हेन दे रिपेंट। सो जो लोग थे, मैन वुमेन बच्चे, शायद उन्होंने इन दानों को कलेक्ट किया एज फूड, उसके बारे में समझा, ये कब उगते हैं, कब ये राइपेंड होते हैं। राइपेंड मतलब कि पक जाते हैं, मतलब कब ये तोड़ने लायक हो जाते हैं। राइपेंड, राइपेंड मीनिंग पकना, ठीक है, पकना, जैसे ये है पकना, ये बहुत राइपेंड हो गया, पक जाते हैं, है ना। तो इन्होंने समझा, जब इन फूड से दाने निकाले, इसके बारे में समझा, इसको उगाया, लर्न ये कहाँ होते हैं और कब पकते हैं। सो दिस मे हैव लेड टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन, जिसकी वजह से उन्होंने खुद इन प्लांट्स को उगाना स्टार्ट किया या सोचा इनको खुद उगाने के, क्योंकि इन्होंने इनके बारे में समझा। इन दिस वे पीपल बिकेम फार्मर्स, तो इसकी वजह से लोग जो है फार्मर्स बने, फार्मर मतलब किसान बने। People could also attract and then tame animals by leaving food for them near their shelters. तो लोग क्या करते थे, टेम का मीनिंग सर्च करते हैं। टेम मीनिंग घरेलू, पालतू, है ना। बोरिंग, नॉट एक्साइटिंग, किसी वस्तु को अपने काबू में करना, किसी को पालतू बनाना। किसी वस्तु को अपने, टू ब्रिंग समथिंग वाइल्ड अंडर योर कंट्रोल, टू मेक समथिंग टेम, है ना, पालतू बनाना। तो लोगों ने क्या, एनिमल्स को भी, पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट, पीपल क्या करते थे, जानवरों को भी अट्रैक्ट करते थे और उनको पालते थे उनको खाना देते थे अपने घर के सामने, शेल्टर के सामने अपने खाना देते, ताकि एनिमल्स आएँ और वो उनको पालें। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग, जो पहला एनिमल था जिसे पाला गया, टेम मतलब पालतू बनाना। द फर्स्ट एनिमल, जो पहला एनिमल था जिसे पाला गया, वो था वाइल्ड एंसेस्टर। एंसेस्टर क्या होता है, पूर्वज। एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज ऑफ द डॉग, वो डॉग का एक वाइल्ड पूर्वज था। लेटर पीपल एनकरेज एनिमल्स दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंप्स वेयर दे लिव्ड। सो बाद में लोगों ने उन जानवरों को एनकरेज किया, उन जानवरों के लिए ज़्यादा अट्रैक्टेड हुए जो रिलेटिवली जेंटल थे एज़ कम्पेयर टू दूसरे एनिमल्स, और उन्हें वो इनकरेज किया उनके कैंप्स के आसपास आने के लिए। These animals such as sheep, goat, cattle and also the pig lived in herds and most of them ate grass. तो जो ये पशु थे, ये थे शीप, बकरियाँ, गोट, भेड़ें, कैटल, गाय भैंस, ऑल्सो लाइक पिग, वो झुंड में रहते थे। लिव्ड इन हर्ड्स, हर्ड्स मतलब झुंड, हर्ड्स मतलब झुंड, वो झुंड में रहते थे। एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास, और ज़्यादातर घास खाते थे। ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स फ्रॉम अटैक्स बाय अदर वाइल्ड एनिमल्स, है ना। तो कभी कभी लोग इन्हें प्रोटेक्ट भी करते थे, इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट भी करते थे दूसरे जंगली जानवरों के अटैक से। दिस इज़ हाउ दे बिकम हर्डरर्स। इसी प्रोसेस से वो हर्डरर्स भी बने। हर्डरर्स मतलब पालने वाले, राइट, पालने वाले। इमेजेस, ये हर्डर है, गाय भैंस चराने वाला, हाँ। They are nomadic cattle herd. A person who looks after a herd of livestock or makes a living from keeping livestock, especially in open country. मतलब किसी एक झुंड को पालने वाला हर्डर होता है, ठीक है, झुंड को चराने वाला चरवाहा, वन दैट हर्ड्स, स्पेशली पर्सन हु मैनेजेस ब्रीड्स एंड टेंड्स टू लाइवस्टॉक हर्ड सेंस, ठीक है। चरवाहा किसे कहते हैं? चरवाहा अक्सर एक विशेष प्रकार के पशुधन के विशेषज्ञ होते हैं। चरवाहे उदाहरण के लिए झुंड और भेड़ों के झुंड में जाते हैं
चरवाहे बकरियों और सूरों को सूरों और सूरों की ओर ले जाते हैं, चरवाहे है ना, ये होते हैं हर्डर्स। सो कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजंस वाई द डॉग वॉज परहैप्स द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड? तो आप कोई ऐसा कारण बता सकते हो कि जो डॉग था वो क्यों रीज़न था, पहला एनिमल क्यों था वो पालने वाला? कोई रीज़न सोच सकते हो? अब वर्ड आता है डोमेस्टिकेशन। क्या वर्ड आता है? डोमेस्टिकेशन। नाउ डोमेस्टिकेशन इज अ नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। तो डोमेस्टिकेशन कुछ नहीं है, ये एक प्रोसेस है जहाँ पे लोग प्लांट्स को उगाते थे और एनिमल्स पालते थे। इस प्रोसेस को हम डोमेस्टिकेशन कहते हैं, मतलब एनिमल्स को पालतू बनाते थे और प्लांट्स खुद उगाते थे, इसे कहते हैं डोमेस्टिकेशन। वेरी ऑफन प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर टेंडेड बाय पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो लोग ये प्लांट्स उगाते थे खुद और एनिमल्स पालते थे, तो ज़्यादातर क्या होता था कि वो जो है ना वो दूसरे वाइल्ड प्लांट्स और वाइल्ड एनिमल्स से डिफरेंट होते थे, ज़्यादातर डिफरेंट होते थे। दिस इज़ बिकॉज पीपल सिलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर डोमेस्टिकेशन। ये ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उन लोगों ने ये जो प्लांट्स और एनिमल्स है वो अपने अपने डोमेस्टिकेशन खुद पाले हुए थे, खुद के लिए रखे हुए थे, सिलेक्ट किए थे प्लांट्स एनिमल फॉर डोमेस्टिकेशन। कुछ लोग सिलेक्ट किए थे अपनी डोमेस्टिकेशन। फॉर एग्जांपल दे सिलेक्ट दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर नॉट प्रोन टू डिजीज़। जैसे कि वो ऐसे प्लांट सेलेक्ट करते थे कि जिससे कोई बीमारी नहीं होती थी, जिससे कोई बीमारी नहीं होती थी या वो खुद बीमार नहीं थे। They also select plants that eat large size grain and have strong stalks capable of bearing the weight of the ripe grain। और वो ऐसे प्लांट सेलेक्ट करते थे, ईल्ड मतलब आउटपुट, ईल्ड मतलब जो ईल्ड जैसे कि चावल का दाना, फाइनल प्रोडक्ट, ईल्ड मतलब फाइनल प्रोडक्ट। तो वो ऐसे प्लांट्स को सेलेक्ट करते थे जो लार्ज साइज़ का दाना ईल्ड करें, मतलब निकालें, आउटपुट दें, और एंड हैव स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स। स्टॉक्स की फुल फॉर्म देख लेते हैं। स्टॉक्स, स्टॉक्स टू मूव स्लोली एंड क्वाइटली टूवर्ड्स एन एनिमल इन ऑर्डर टू कैच और किल इट। किसी व्यक्ति का पीछा करना। हाँ, प्लांट में स्टॉक का क्या मतलब होता है? द मेन स्टेम ऑफ अ प्लांट, ठीक है, स्टेम होता है ये होती है स्टॉक, स्टेम होता है ये, ठीक है। तो इधर कहने का क्या मतलब है? इधर कहने का क्या मतलब, इधर कहने का क्या मतलब है, इधर कहने का क्या मतलब है? इधर हैव स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स मतलब स्ट्रॉन्ग स्टेम होती थी, कैपेबल ऑफ बियरिंग द वेट ऑफ द राइप ग्रेन। तो जब वो स्ट्रॉन्ग स्टेम वाले प्लांट्स को इसलिए चूज़ करते थे ताकि जब उस पर दाना आए, जब उस पर दाना पके तो उसके वेट को वो बियर कर सके, उसके वेट को वो होल्ड कर सके। तो वो सोच समझ के ही प्लांट को सिलेक्ट करते थे। सीड्स फ्रॉम सेलेक्टेड प्लांट्स आर प्रिजर्व्ड एंड सोन टू इंश्योर दैट न्यू प्लांट्स विल हैव द सेम क्वालिटीज़। तो जो प्लांट वो सिलेक्ट कर लेते थे उनके सीड्स को वो प्रिजर्व करते थे, उसके वो बीज को वो प्रिजर्व करते थे और फिर उसको उगाते थे। सोन मतलब उसको उगाते थे। सोन, सोन की फॉर्म भी देख लेते हैं हम। सोन, ज़मीन में बीज बोना, पौधा रोपना। ज़मीन, सो मतलब ज़मीन में बीज बोना, है ना, पौधा रोपना। तो वो शो करते थे टू इंश्योर दैट न्यू प्लांट्स
एंड सीड्स विल हैव द सेम क्वालिटी, ताकि जो सीड प्रिजर्व करते थे और उसको तक इसलिए बोते थे, इसलिए प्रिजर्व करते थे ताकि सेम क्वालिटीज़ ही उस प्लांट में आए। अमंगेस्ट एनिमल्स दोज दैट आर रिलेटिवली जेंटल आर सेलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग, और जानवरों में जो ज़्यादा जेंटल होते थे उन्हें सेलेक्ट किया जाता है ब्रीडिंग के लिए। ब्रीडिंग मतलब ब्रीडिंग मीनिंग ब्रीड करना, प्रजनन, ठीक है, मतलब ब्रीडिंग। इट कैन बी डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। तो जब मेल और फीमेल मिलते हैं और एक उनका बच्चा होता है उसे कहते हैं ब्रीडिंग। जब मेल और फीमेल मिलते हैं और उनके ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उसको बोलते हैं ब्रीडिंग, और हिंदी में बोलते हैं प्रजनन, ठीक है। तो वो उन्हीं जानवरों का प्रजनन करवाते थे जो जेंटल होते थे, ठीक है, स्वभाव में जेंटल होते थे, विनम्र होते थे। एज अ रिजल्ट ग्रेजुअली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो इसी की वजह से क्या हुआ कि जो प्लांट्स और एनिमल थे स्लोली, ग्रेजुअली मतलब स्लोली, है ना, दोज दैट आर रिलेटिवली जेंटल, रिलेटिवली मतलब कंपेयर कर रहे हैं हम इसको दूसरे वाइल्ड एनिमल से, रिलेटिवली जो जेंटल होते थे दूसरे एनिमल से, आर सेलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग। एज अ रिजल्ट ग्रेजुअली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स बिकम डिफरेंट। तो जिसकी वजह से स्लोली क्या हुआ, जो पालतू पशु और प्लांट्स थे वो डिफरेंट हो गए, किससे, वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स से। फॉर एग्जांपल द टीथ एंड हॉर्न्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर यूजुअली मच लार्जर देन दोज ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें दांतों की और सींगों की वाइल्ड एनिमल्स के, वो ज़्यादातर क्या होते थे, यूजुअली बड़े होते थे, किन से, जो पालतू जानवर होते थे। लुक एट दीज टू सेट्स ऑफ टीथ। तो ये ऊपर देखो, दो सेट्स हैं टीथ के। विच डू यू थिंक बिलोंग्स टू वाइल्ड पिग एंड विच टू अ डोमेस्टिकेटेड वन। तो कौन सा टीथ है इसमें जो वाइल्ड पिग्स को बताता है और कौन सा डोमेस्टिकेटेड पिग को बताता है। जाहिर है छोटा वाला डोमेस्टिकेटेड है। डोमेस्टिकेशन वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस दैट टुक प्लेस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। डोमेस्टिकेशन एक स्लो प्रोसेस था जो took place in many parts of the world, that took place in many parts of the world. It began about 12,000 years ago. Virtually, domestication was a gradual process that took place in many parts of the world. It began about 12,000 years ago. तो ये एक स्लो प्रोसेस था जो कि पूरी दुनिया में चला, डोमेस्टिकेशन, और 12,000 पहले ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ। वर्चुअली ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूस दैट वी यूज एज फूड। 12,000 पहले ये स्टार्ट हुआ डोमेस्टिकेशन। वर्चुअली ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूस दैट वी यूज एज फूड टुडे इज अ रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन, ठीक है। तो अगर देखा जाए जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स के प्रोड्यूस हैं, चाहे वो चावल हैं, चाहे वो गेहूँ हैं, चाहे वो एनिमल्स प्रोड्यूस है एग्स हैं, चाहे दूध है, तो ये जो हम आज की डेट में फूड कंज्यूम कर रहे हैं किसका रिजल्ट है, डोमेस्टिकेशन का रिजल्ट है। डोमेस्टिकेशन हुआ था जो 12,000 साल पहले हुआ था। सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट्स टू बी डोमेस्टिकेटेड वर वीट एंड बार्ले। तो जो सबसे अर्लीस्ट प्लांट्स थे जिन्हें हमने डोमेस्टिकेट किया, जिन्हें हमने उगाया खुद, वो क्या थे, वो थे वीट, गेहूँ और जौ। बार्ले मतलब जौ, वीट और जौ। द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स इंक्लूड शीप एंड गोट। जो सबसे पुराने थे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स वो थे शीप एंड गोट, बकरी और भेड़ें। वेज इन विच ग्रेन वॉज यूज्ड। सो अब हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, अ न्यू वे ऑफ लाइफ। तो हमने इस टॉपिक में क्या पढ़ा, डोमेस्टिकेशन के बारे में हमने पढ़ा। डोमेस्टिकेशन क्या प्रोसेस था, कब हुआ, क्यों, कैसे लोग सिलेक्ट करते थे प्लांट्स, और जो पालतू थे प्लांट्स और एनिमल्स
उनमें और वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स में क्या फ़र्क था। अब बात करते हैं अ न्यू वे ऑफ लाइफ। इफ़ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। अगर आप एक सीड को, एक प्लांट के बीज को उगाते हो तो आप देखोगे कि इसमें कुछ टाइम लगता है ग्रो होने में। दिस मे बी फॉर सेवरल डेज, वीक्स, मंथ्स एंड सम केसेस ईयर्स। तो ये कुछ भी हो सकता है टाइम, कुछ दिन भी हो सकते हैं, कुछ हफ्ते भी हो सकते हैं, महीने भी हो सकते हैं, और कुछ केसेस में सालों भी हो सकते हैं। When people began growing plants, it meant that they had to stay in the same place for a long time, looking after the plants, watering, weeding, driving away animals and birds till the grain ripened, and then the grain had to be used carefully. तो जब लोग उस प्लांट्स को ग्रो करते थे, इसका ये मतलब था कि वो कुछ टाइम तक उस प्लेस पे रहते थे, काफ़ी लंबे समय तक रहते थे, उस प्लांट की केयर करते थे, उसको पानी देते थे, वीडिंग करते थे, जो पशु पक्षी जो उस प्लांट पशु पक्षी से उस प्लांट को बचाते थे, तब तक जब तक उस पर ग्रेन रिपन ना हो जाए, उस पर जब तक कोई अनाज उग ना जाए, पक ना जाए। एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली, देन द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली। और उसके बाद उस दाने को केयरफुली यूज़ करते थे। ठीक है। वीडिंग, वीडिंग का क्या मतलब है? वीडिंग, वीडिंग मीनिंग, वीडिंग, वीडिंग, WEDING, वीडिंग मीनिंग a marriage ceremony and often the meal or party that follows it। विवाह समारोह, संस्कार और भोज का कार्यक्रम। A marriage ceremony and often the meal or party that follows it। विवाह समारोह, संस्कार और भोज का कार्यक्रम। वीडिंग, वीडिंग, खेत आदि से खरपतवार निकालना, निराई करना। टू रिमूव वीड्स फ्रॉम पीस ऑफ, खेत आदि से खरपतवार निकालना। व्हाट इज द फुल मीनिंग ऑफ वीडिंग? द एक्ट ऑफ रिमूविंग ओल्ड wild plants from a place where they are not wanted. There is plenty of weeding to do now that the growing season started. Weeding is one of the most hated गार्डनिंग कोर्स। तो वीडिंग एक प्रोसेस है जिसपे वाइल्ड प्लांट्स को हम निकालते थे, अनवांटेड प्लांट्स को हम निकालते थे। ठीक है, वीडिंग, अनवांटेड प्लांट्स को हम निकालते थे। ठीक है, तो वीडिंग इज अ प्रोसेस, अनवांटेड प्लांट्स को हम निकालते थे, वीड करते थे हम, ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स टिल द ग्रेन राइपन एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली। अब हम आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। एज ग्रेन हैड टू स्टोर फॉर बोथ फूड एंड सीड, पीपल हैड टू थिंक ऑफ वेज ऑफ स्टोरिंग इट। जो दाना था वो खाने के लिए भी स्टोर करना था, खाने के लिए भी स्टोर करना था और उगाने के लिए भी स्टोर करना था। तो लोगों ने बहुत सारे तरीके निकाले इसको स्टोर करने के। इन मैनी एरियाज दे बिगैन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स, और wove baskets or dug pits into the ground। सो इनको बहुत सारे तरीके सोचे उन्होंने इसको स्टोर करने के। कुछ एरियाज़ में उन्होंने एक लार्ज क्ले पॉट बनाया। पॉट मतलब एक स्टोर करने के लिए पॉट बनाया, क्ले का प्लॉट बनाया, क्ले मतलब मिट्टी का पॉट बनाया। और वोव बास्केट्स, वोव मतलब बुनना, वोव क्या होता है? बुनना। वोव क्या होता है? बुनना। वोव मीनिंग, वोव मीनिंग वोव एक पास्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है वीव की।
formed by interlacing long threads passing in one direction with others at a right angle to them. बास्केट्स बनाए हमने। बास्केट्स क्या होता है? बास्केट मतलब टोकरियाँ, है ना? टोकरियाँ बनाई और डग पिट्स इनटू द ग्राउंड। डग मतलब खोदना, पिट्स मतलब गड्ढा। उन्होंने ग्राउंड में भी गड्ढे बनाए। डू यू थिंक हंटर गैदर्स वुड हैव मेड एंड यूज्ड पॉट्स? डू यू थिंक हंटर गैदरर्स वुड हैव मेड एंड यूज्ड पॉट्स? आपको लगता है जो हंटर गैदरर्स थे उन्होंने ये पॉट्स यूज़ किए और बनाए? रीजंस आप बता सकते हो आंसर में। रियरिंग एनिमल्स। एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली। एनिमल्स नेचुरली मल्टीप्लाई करते थे अपने आप को। बिसाइड्स इफ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली दे प्रोवाइड मिल्क विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड मीट वेन एवर रिक्वायर्ड। इसके अलावा अगर वो उनकी केयर की जाए तो वो मिल्क भी देते थे जो कि एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड है। मीट भी देते थे वेन एवर रिक्वायर्ड, जब ज़रूरत होती थी मीट भी देते थे। इन अदर वर्ड्स एनिमल्स दैट आर रियर्ड कैन बी यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ फूड। दूसरे शब्दों में जो एनिमल्स है जिन्हें हम पालते थे, रियर मतलब पालना, एनिमल्स दैट आर रियर्ड मतलब पालना, कैन बी यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ फूड, तो वो एक स्टोर ऑफ फूड का इस्तेमाल भी होता था उनका। अपार्ट फ्रॉम फूड व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट कुड हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स? उसके अलावा उन एनिमल्स से हम क्या चीज़ें निकाल सकते थे? व्हाट आर एनिमल्स यूज्ड फॉर टुडे? और आज की डेट में एनिमल्स किस लिए यूज़ होते हैं? फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। तो पहले फार्मर और हर्डर्स कौन थे? चरवाहे कौन थे? हर्डर्स मतलब चरवाहे, चराने वाले, है ना, भेड़ बकरी चराने वाले। टर्न टू मैप 2, पेज 12। You will notice a number of blue squares. Each marks a site from where archaeologists have found evidence of early farmers and herders. तो हम इस ब्लू स्क्वायर्स पे जाते हैं 12 नंबर पेज पे। ब्लू स्क्वायर्स ये जो थे यहाँ पे अर्ली फार्मर्स थे। यहाँ पे ये जो ब्लू है अर्ली फार्मर्स थे यहाँ पे बहुत, है ना। ये साइट्स मतलब कि ये जगह, ये प्लेस फ्रॉम वेयर आर इनके इधर एविडेंस मिला अर्ली फार्मर्स एंड हंटर्स का। दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, ये पूरे सब कॉन्टिनेंट में पाए गए। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर इन द नॉर्थ वेस्ट, इन प्रेजेंट डे कश्मीर एंड इन ईस्ट एंड साउथ इंडिया। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो नॉर्थ वेस्ट में थे जो कि आज की डेट में कश्मीर में है, और ईस्ट और साउथ इंडिया में है। टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट्स वर सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर्स and herders, scientists study evidence of plants and animals bones। और ये जानने के लिए कि ये जानने के लिए कि यहाँ पे इन साइट्स पे सेटलमेंट्स थी फार्मर्स की, क्या फार्मर रहते थे, हर्डर्स रहते थे, साइंटिस्ट ने क्या एविडेंस स्टडी किया? प्लांट और एनिमल्स की बोन्स को स्टडी किया। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ बर्न्ट ग्रेन। जो मोस्ट एक्साइटिंग की फाइंडिंग थी साइंटिस्ट की वो यहाँ पे क्या थी? जो जला हुआ दाना था उसके रिमेन्स, उसका बचा हुआ पार्ट। दिस मे हैव बीन बर्नड एक्सीडेंटली और ऑन पर्पस। ये एक्सीडेंटली बर्न हुआ होगा जो ग्रेन था, या फिर जानबूझ के किया होगा बर्न। साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दीज ग्रेन्स एंड सो वी नो दैट अ नंबर ऑफ क्रॉप्स वर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ। तो साइंटिस्ट ने उन्हें आइडेंटिफाई किया उन ग्रेन्स के, उन दानों को, जिसकी वजह से हम जानते हैं कि वो क्रॉप्स वहाँ पे उगाई गई थी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब कंट्रेंट में। दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। साइंटिस्ट दूसरे एनिमल्स की बोन्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं।